हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस 10 यानी 10वें प्रैक्टिस सेट को आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टाइप का भी होगा, थोड़ा क्लासरूम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी टाइप का भी होगा। तो इसलिए आप सभी लोग क्लास को एंड तक देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे ऐप से क्लासेस देख रहे हैं उनको आपको पता ही होगा, हर क्लास के बाद उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट क्लासेस चाहते हैं, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है, तो आप सभी लोग इसका आंसर देना स्टार्ट करें। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इज द चाइल्ड शुड बी गिवन न्यू सेट्स ऑफ knowledge by knowing about his previous set of knowledge. How can we know about the previous knowledge of the child? देखिए, एक जो एजुकेशन है, शिक्षा में एक कंसेप्ट या एक प्रिंसिपल वर्क करता है कि जो कुछ भी आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चों से, अगर कोई मान लीजिए चैप्टर 3 पढ़ा रहे हो, तो आप पता करें कि वो चैप्टर 2 के बारे में कितना जानते हैं। या आप अगर क्लास 3 में पढ़ा रहे हो, तो अगर वही चैप्टर 2 में भी रहा हो, या अगर क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको पता करना चाहिए कि क्लास 5 में उन्होंने उस टॉपिक को पढ़ा या नहीं। और ये आप कैसे पता करेंगे, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। शिक्षा के सिद्धांत में से यह है कि बच्चों के ज्ञान के पिछले सेट के बारे में, यानी पिछले ज्ञान के बारे में जानकर ही नया ज्ञान देना चाहिए। और उससे क्या होगा कि आप ये जान पाएंगे कि उसके बारे में वो कितने बेहतर ढंग से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कितने मतलब जीरो लेवल से बताना है। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी प्रीवियस नॉलेज को पहले जान ले। आप ये कैसे जानेंगे? बाई आस्किंग हिज पेरेंट्स और गार्जियन। क्या आप इसके लिए उनके गार्जियन से पूछने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। बाई टॉकिंग टू देम, उनसे बात करके। बाई आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देम, या बाई रीडिंग बुक्स ऑन साइकोलॉजी, या आप साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ के आप गेस करेंगे कि बच्चे को इसका प्रीवियस नॉलेज क्या है। कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये पहले जानना होगा कि उनको सिंपल जो बॉडमॉस आता है या नहीं। जब तक बॉडमॉस के कंसेप्ट को नहीं समझे रहेंगे, तब तक वो आगे के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो बॉडमॉस जानने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप उनसे बॉडमॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, और जब वो बता देंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। नहीं बताएंगे तो फिर आपको बॉडमॉस पढ़ा कर ही उस अगले चैप्टर को पढ़ाना होगा। तो सिंपली राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, द आंसर बुकलेट्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी इवेल्युएटेड बाय अदर टीचर एंड नॉट बाय देयर ऑन टीचर। बाय डूइंग दिस स्टूडेंट वुड। आप सभी लोगों को पता होगा कि छात्रों की उत्तर पुस्तिका जो है, मूल्यांकन अन्य शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि स्वयं उसी शिक्षक के द्वारा। आप लोगों को पता होगा, आप लोग एग्जाम देते होंगे। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज में वो आपकी कॉपी आप ही के टीचर चेक करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह अभी भी 95% जगह आप देखेंगे आपकी कॉपी कोई और चेक करता है। वो सेंटर में चेक होती है, हमें पता भी नहीं होता है कौन चेक कर रहा है। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है और ये सही माना जाता है? क्या इसका रीजन है कि अगर टीचर चेक करेगा, यानी जो जिसने पढ़ाया वही चेक करेगा, तो क्या बच्चों को अधिक मार्क्स दे देगा? या उनके ज्ञान के स्तर की वास्तविकता के बारे में जानेगा? या नॉट बी गिवन अनजस्ट एंड पार्शियल ट्रीटमेंट, या डेवलप मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, या अधिक आत्मविश्वास करना? ऐसा क्यों किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी बच्चे के साथ यानी कोई ऐसी चीज ना हो, अनजस्टिस या पार्शियल ट्रीटमेंट ना हो। इससे क्या मतलब है कि जब कोई दूसरा टीचर उस कॉपी को चेक करेगा, तो उसको थोड़ी पता है कि इस क्लास का कौन बच्चा इंटेलिजेंट है या कौन किसका प्यारा है। उसको कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल और इम्पार्शियल बिहेवियर के साथ कॉपी चेक करेगा। और ऐसा माना जाता है कि अगर वही फॉर एग्जांपल क्लास टीचर ही कॉपी चेक करे, तो वो क्या कर सकता है कि जो उसके प्री बच्चे हैं या जिनको वो पहले से ज़्यादा केयर करते हैं, उनको हो सकता है कि वो मार्क्स ज़्यादा दें, और किसी और को जो नहीं आते हों रेगुलर या बदमाशी करते हो क्लास में, उनको कम या उनको उतना बेहतर मार्क्स न दें। इसलिए ये टेक्निक अपनाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को रटना होगा। रटने का मतलब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज ए। अब ये बहुत, हालांकि जॉन डेवी जो है ये फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, जिसको प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद का पिता कहा जाता है। और जॉन डेवी ने एजुकेशन को क्या कहा है, ये क्या सोशल नीड है, पर्सनल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है या थियोरेटिकल नीड है? तो देखिए साइकोलॉजिकल और थियोरेटिकल होगा नहीं, पर्सनल और सोशल में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक आवश्यकता। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए रहेंगे उसी से आपको ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वाइट ऑफन स्टूडेंट डोंट कंप्लीट their homework on a regular basis, what could be the possible reason for this? अभी हम लोग पिछले सेट में हम लोगों ने कई क्वेश्चन किया था कि अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अक्सर छात्र नियमित रूप से अपने घर के काम को यानी गृह होमवर्क को पूरा नहीं करते हैं। इसके लिए संभावित कारण हो सकता है। इसका मतलब क्या रीजन हो सकता है? आप बीइंग ए टीचर आप क्या रीजन गेस कर सकते हैं? आप ऑप्शन आपके सामने, आंसर करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे। छात्र को अपने घरों पर अपने माता पिता अभिभावक का सहयोग नहीं मिलता है इसलिए नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट माइट नॉट हैव गॉट द टाइम ड्यू टू द अदर पीस ऑफ वर्क और एंगेजमेंट। क्या बच्चे और काम में व्यस्त होते हैं इसलिए नहीं कर पाते होंगे होमवर्क? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों को ऐसा कोई काम में नहीं लगाया जाता है यूजली। सम स्टूडेंट्स मे हैव फॉरगेटन टू कंप्लीट होमवर्क। क्या बच्चे भूल जाते हैं इसलिए नहीं कर पाते हैं? ऐसा भी नहीं, क्योंकि उनको पता होता है क्लास में जाएंगे टीचर डांटेंगी या डांटेगा। तो वो एक जो रीजन ये गेस किया जाता है वो यही है कि स्टूडेंट माइट नॉट बी नोइंग हाउ टू कंप्लीट होमवर्क। इसका मतलब क्या हुआ? इस होमवर्क कंप्लीट करने का मतलब है कोई ऐसा टफ क्वेश्चन दे दिया जा रहा है जो कि वो चाहकर भी नहीं कर पा रहा है, तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। हालांकि रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द करिकुलम शुड बी फिक्स इफ इट वर नॉट सो देन। अगर पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है, पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या यानी जो भी बुक है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत रिजिडिटी हो कि नहीं इतना परसेंट पे ही और आपको 20 चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी बेस्ड भी हों, थ्योरेटिकल भी हों, प्रैक्टिकल भी हों। यानी ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरेटिकल ही हो। तो फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसे इन्वॉल्व करना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। ऐसा क्यों? और अगर ऐसा करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं बनाया जाएगा स्कूल में तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिफरेंट पर्सनैलिटी वुड नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू इट, या इट वुड बिकेम सब्जेक्ट फोकस, ये विषय केंद्रित हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब बहुत रिजिड होता है सिलेबस तो उसको विषय केंद्रित कहते हैं। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट बिल्कुल फोकस्ड हो गया है, वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है कि उसमें कोई चीज़ ऐड की जा सके या कोई एक्टिविटी ऐड की जा सके या कोई प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें ऐड की जा सके। इट वुड नॉट बी एबल टू इनकरेज सोसाइटल फीलिंग्स, ये सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने में सक्षम नहीं होगा। सही बात है। जब लचीला फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा तो उसमें जब एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, प्रोग्राम्स या सेमिनार्स भी हो सकता है कराए जाएं, तो इससे सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल फीलिंग्स इंक्रीज होगी। इट वुड नॉट बी एबल टू बिकम पॉपुलर एमंग स्टूडेंट्स, इसलिए पॉपुलर नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो जो डिफरेंट पर्सनालिटी है, डिफरेंट आप कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है पर्सनल में, वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यानी हर पर्सन अलग अलग तरीके से सोचता है, समझता है। अगर मैंने आप लोगों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पढ़ाया था कि ए और बी है, तो अगर ये ट्विंस भी होंगे तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ इनके सोचने समझने की क्षमता सब सब इक्वल हो। तो इसलिए लचीला होना चाहिए कि वो सब पे बराबर इम्पैक्ट डाल सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। टीचर टेक द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स बाय स्पीकिंग देयर रोल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक अपने रोल नंबर बोलकर छात्रों की उपस्थिति लेते हैं तो ये क्या है? या एक अच्छी विधि है? ये आप देखिए एग्जाम में आपके अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको उस ऑप्शन को देखना होगा, उस ऑप्शन को सोचना होगा। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग के भी
1 से लेकर 100 तक मोस्टली इसी में का कोई ना कोई रोल नंबर रहा होगा और उस रोल नंबर को याद करना पड़ता है और टीचर जब उस रोल नंबर को प्रोनाउंस करेगी तो हमें बोलना पड़ता था। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक अच्छी विधि है। अब ऑप्शन देखिए, इट इज़ ए गुड मेथड बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम। ये एक अच्छी विधि है क्योंकि ये कम समय लेती है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताना है, ध्यान रखिएगा। और पहले ही मैं कह रहा हूँ ये गलत होगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर अपनी सुविधा के लिए वो रोल नंबर बोलता है, नाम नहीं बोलता है। इस वजह से ये अच्छी विधि नहीं, यानी ये एक अच्छा मेथड नहीं है। दिस इज ए पॉपुलर मेथड बिकॉज इट इज फॉलोड इन ऑल द स्कूल। ये एक लोकप्रिय मेथड है क्योंकि ये इसका पालन सभी स्कूल में किया जाता है। लोकप्रिय तो है, पालन भी किया जाता है, लेकिन ये कारण नहीं है। और इसका नुकसान क्या है एक्चुअली, उस पे हमें देना है। दिस इज नॉट ए गुड मेथड। ए डायरेक्ट रिलेशनशिप कैन नॉट बी मेड बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस मेथड से क्या होता है, जब आप किसी बच्चे का नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ उसको रोल नंबर वाइज बुलाते हैं, तो एक कनेक्शन जो है, एक रिलेशन जो है टीचर और स्टूडेंट्स का, वो डेवलप नहीं हो पाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी पर्सन का नाम लेकर बुलाते हैं या नाम से उसको कोई भी वर्क देते हैं, तो एक कनेक्शन बनता है, एक रिलेशन बनता है टीचर और स्टूडेंट्स का। और सिर्फ रोल नंबर से हम बुलाएंगे तो वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। तो ये एक तरीके का आपको टीचर और स्टूडेंट्स रिलेशनशिप से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करिए आप सभी लोग। यू आर इन ए फेवर ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज। आप समय समय पर स्कूल निरीक्षण के पक्ष में हैं क्योंकि। जैसे अगर आपको पता होगा, आप स्कूल टाइम में इंस्पेक्शन होते थे, दूसरे बाहर से मैनेजमेंट की टीम आती थी, देखती थी कि इनके क्लासरूम कितना डेकोरेटेड है, चौक डस्टर ये सारी चीज़ें, बेंच और बच्चे वेल ड्रेस्ड हैं या नहीं, साफ सफाई है या नहीं, ये सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन होता था। और ये क्यों ज़रूरी है, इसका कारण क्या होगा कि इसी अवसर पर अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया जाता और कृत्रिम वातावरण तैयार करते हैं। इससे स्कूल की सफाई होती है और काम के सभी टुकड़े अपडेट होते रहते हैं। क्या इसकी वजह से पढ़ाई नहीं होती और बाकी चीज़ें बिल्ड कर दी जाती हैं? सिर्फ तो ऐसा नहीं है। ड्यू टू द फियर ऑफ इंस्पेक्शन सम गुड टास्क आर कैरिड आउट। हालांकि होता यही था कि निरीक्षण के डर से कुछ अच्छे कार्य भी किए जाते थे। जैसे ट्यूबलाइट अगर फ्यूज है तो ट्यूबलाइट लग जाती थी हम लोगों के स्कूल के टाइम। तो ऐसा आप लोग देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। टीचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव डिस्कशन विद सीनियर ऑफिसर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। यानी टीचर्स को बहुत सारे सजेशन या उसको प्रेज या वो डिस्कशन में उसको ये पता चल जाता है कि वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आएंगे वो बताएंगे कि हाँ आपके क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है या जो भी चीज़ें हैं। तो ये टीचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको डिस्कशन का मौका या फीडबैक का मौका मिल रहा है एजुकेशन यानी सीनियर ऑफिसर से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 81 है। स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मींस क्या होता है? छात्र केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? आपको मैंने जब लेवल ऑफ टीचिंग हम लोग पढ़ रहे थे तो बेसिकली 3 टाइप यानी 3 सेंटर्ड चीज़ों को बताया गया है। एक है, पहले जो सबसे पहले चलता था वो था टीचर सेंटर्ड, यानी जो टीचर चाहे, टीचर अपनी सुविधा के अनुसार जो चीज़ें चाहे वो करता था। फिर आया सब्जेक्ट सेंटर्ड, इस सब्जेक्ट को देखते हुए टीचर और स्टूडेंट्स को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें। फिर आया स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी स्टूडेंट सेंटर में रहेगा और उसके रिक्वायरमेंट, उसकी चीज़ों के अकॉर्डिंग टीचर को और सिलेबस को खुद बिल्ड करना पड़ेगा और टीचर उसकी अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, अपने अकॉर्डिंग नहीं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। टेकिंग केयर ऑफ ए नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट सेंटर का मतलब है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं पर ध्यान रखना, ठीक है, और टीचर ये ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु गेव द स्टेटमेंट इन ए स्कूल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द फ्री एंड नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोटेशन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। एक स्कूल में एक बच्चे के स्वतंत्र और प्राकृतिक अभिव्यक्ति के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए कि वो अपना डेवलपमेंट नेचुरली भी कर सके, नेचुरल एक्सप्रेशन, यानी उसको ऐसा नहीं कि डरा धमका कर चीज़ें सिखाई जाए। ये कहा है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, मारिया मंटेसरी ने। ठीक है, और मंटेसरी मेथड्स की प्रोपाउंडर भी ये है। मैंने आप लोगों को क्लास में, थियरी की क्लास में ये बताया है, तो इसको आप याद कर लेंगे एज इट इज़।
क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करेंगे आप सभी लोग। पर्सनल एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर। व्यक्तिगत शिक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत शिक्षा के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ट्यूशन को। ट्यूशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यानी जिसमें पर्सनली पढ़ने की आवश्यकता हो। तो वो किसके लिए? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए है, या स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर, जो धीमे सीखते हैं, या जो जिनकी गति सीखने की धीमी होती है। तो आपको बता दें, जो पर्सनल एजुकेशन है वो दोनों टाइप के चाइल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंटेलिजेंट है उनके लिए भी, क्योंकि जब वो नॉर्मल स्कूल में जा रहे होंगे तो जो स्कूल का मेथड होता है, जो स्कूल की टीचिंग होती है, वो एवरेज को लेकर चलने की होती है। वो ऐसा नहीं कि बच्चे जो टैलेंट है उनके अकॉर्डिंग चलेगा, वो एवरेज स्टूडेंट्स को फोकस करके चलेगा, क्योंकि हर क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स के नंबर्स जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, अप्रॉक्स 50 to 60%। तो इसलिए ट्यूशन की ज़रूरत एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी है, और एक स्लो लर्नर जो सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बिलो एवरेज है, उसके लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। विच सब्जेक्ट कैन बी टॉट इन द बेस्ट मैनर थ्रू द ह्यूरिस्टिक सिस्टम ऑफ टीचिंग, या ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग? ये ज़्यादा बेटर होगा। और मैंने आपको मेथड ऑफ टीचिंग में बहुत डिटेल में बताया था, जितने भी मेथड हो सकते हैं, और वो आप लोगों के एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। हेuriस्टिक मेथड जो हमने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मेथड है, इसी को सेल्फ डिस्कवरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहते हैं। तो आप बताइए, साइंस, लैंग्वेज या आर्ट्स किस सब्जेक्ट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा और उससे और बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है? तो आप गेस कर पाएंगे कि अगर मैंने कहा कि डिस्कवरी मेथड, सेल्फ डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज या मेथड, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी ये साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को कुछ वर्क देंगे छोटे छोटे, कि मॉडल्स बना के लाओ, वॉल्केनो का मॉडल बना के लाओ, या किसी अलग तरीके की चीज़ें बना के लाओ आप, और वो बच्चे जाके खुद अपने से करते हैं। जब वो खुद करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, हम लोग जब क्लास आई थिंक 6th या 7th में थे, तो हम लोगों के टीचर ने कहा था कि आप लोग नाव बना के लाएंगे, और ऐसी नाव बना के लाएंगे कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट रखने पर वो डूबे न। और ऐसे ग्रुप दिया गया था, 5-5 लोगों का ग्रुप था, और उसमें हमारे ग्रुप में नहीं वो कर पाया, लेकिन एक ऐसे ग्रुप ने लाया जिसकी, और वो हमें नहीं पता था कि इसका मतलब है कि ये जितना चौड़ा रहेगा उतना अधिक इस पे वेट रखा जा सकता है, कुछ ऐसा कंसेप्ट था। तो इस तरीके के जब टीचर वर्क देते हैं साइंस में, तो इससे हम बहुत, या बच्चे बहुत अच्छी नॉलेज अपने लेवल पे या सेल्फ डिस्कवरी से गेन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा आप सभी लोग। व्हाट सजेशन वुड यू गिव टू द चेक द हैबिट ऑफ क्रैमिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स? छात्रों के बीच रटने की आदत की जांच करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि कैसे उनकी रटने की आदत को जांचा जाए, या वो रट रहे हैं? हालांकि देखिए, कहीं पर भी रोड रोड टीचिंग यानी रटने की टीचिंग को प्रमोट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ये उतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बच्चे सिर्फ रटते हैं और एग्जाम तक ही वो याद भी रहता है। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है, अगर आप इस, यहाँ पे हालांकि लिखा है चेक द हैबिट, यानी आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं या इसको हटाना चाहते हैं या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपको ए चेंज इन द एग्जामिनेशन और टेस्ट मेथड में आप लोग को क्या करना होगा, उसमें चेंजेस लाना होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि जब से एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आने लगे ऑब्जेक्टिव, उसमें रोट लर्निंग और प्रमोट हो गई, और इसमें थोड़ा सा नॉलेज पे भी ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन अब आप देखे होंगे एनटीए, आपको पता होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें क्या होता है कि उसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आने लगे, कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा है, या पहला दूसरा दोनों सही है, या पहला है दूसरा दोनों कोई नहीं सही है। अब यहाँ पर सोचने की जरूरत होती है, और जो रटा हुआ है या जो आपकी रटी हुई नॉलेज है वो काम नहीं आती है। इसलिए जो इवेल्युएशन मेथड है वही, जो ये क्रैमिंग मेथड है या क्रैमिंग जो आदत है, हैबिट है, इसी से ही उसको कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। द जॉब ऑफ ए टीचर इज नॉट टू पुट बर्डन ऑन चिल्ड्रेन बट टू प्रिपेयर देम फॉर ऑटो एजुकेशन। एक शिक्षक का काम बच्चों पर बोझ डालना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑटो एजुकेशन यानी स्व शिक्षा के लिए तैयार करना है। ऑटो एजुकेशन यहाँ लिखा है, यानी स्व शिक्षा। ये वक्तव्य किसने दिया था, यानी ये कोटेशन, ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसको तो आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, ये अरविंदो घोष का है।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 है इफ ए स्टूडेंट यूज indecent language then a possible reason of this behavior of students could be that। यदि कोई छात्र अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करता है, तो आप छात्र के इस व्यवहार का संभावित कारण क्या हो सकता है? आप क्या मानते, क्या एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके घर पर एक समान प्रकार की भाषा बोली जा सकती है इस वजह से, या उसके आस पड़ोस घर पे, या उसके दोस्त इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते होंगे इसलिए। ऑल ऑफ दीज यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए जब भी यानी होता है ना, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप जिस इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं वो चीजें आपके अंदर आती ही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हेन ए टीचर हु हैज टॉट द स्टूडेंट्स इवेल्युएट्स देयर एग्जामिनेशन टेस्ट बुकलेट्स देन व्हाट इज पॉसिबिलिटी फॉर एमंग द फॉलोइंग। जब शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाया, उनकी परीक्षा पुस्तिका का मूल्यांकन करता है, तो निम्नलिखित में से क्या संभावना है? यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर किया कि अगर एक टीचर पढ़ाता भी है और वही इवेल्युएट भी करता है उन्हीं के जो बुकलेट्स हैं टेस्ट्स के, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है कि शिक्षक छात्रों को कम अंक देगा ताकि वो अपने पढ़ाई से पहले मेहनत करें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कम मार्क्स देगा। शिक्षक अपने सभी छात्रों को पास कर देगा? तो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये संभव है। इट इज पॉसिबल दैट इम्पार्शियल इवेल्युएशन इज नॉट डन। देखिए, ये साइकोलॉजिकली ऐसा देखा गया है, ये हमारे आप के कहने पे नहीं है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो आप यही टिक करेंगे। इसीलिए उसी पर्सन से इवेल्युएशन नहीं कराया जाता जिसने पढ़ाया है। आज अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ही एग्जाम लूंगा, तो मे भी वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना कि कोई एक एग्जामिनेशन बॉडी आपसे वो क्वेश्चन बनाए या वो ऐसा एग्जाम ले। तो ये संभव होगा कि निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। द बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लास टीचिंग इज द वन इन विच। कक्षा शिक्षण की सबसे अच्छी प्रणाली वो है जिसमें, अब यानी क्लासरूम टीचिंग की सबसे अच्छी चीज क्या है, या इस सिस्टम में क्या बेस्ट है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। देयर इज नो नीड फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। क्या आपको लगता है कि जो क्लासरूम में टीचिंग हो रही है उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। द टीचर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक अपने छात्रों से प्रश्न पूछता है, ये अच्छी चीज है इसकी। तो सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछता है, इसलिए बी भी नहीं होगा। आप सभी लोग आंसर करेंगे। बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है, एक आंसर भी तो देता है, एक्सप्लेन भी तो करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द स्टूडेंट्स रिमूव देयर डाउट आफ्टर द कंसल्टिंग हिज टीचर। यानी इस क्लासरूम जो टीचिंग है, यानी ऑफलाइन टीचिंग में जब क्लास में टीचिंग होती है, उसका सबसे बड़ा फायदा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये होता है कि जिस भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होता है तो वो अपने टीचर से कंसल्ट करके, पूछ के, समझ के तब अपने उस डाउट्स को क्लियर कर पाता है। और यही क्लासरूम टीचिंग की बेस्ट चीज है, बेस्ट आप कह सकते हैं बेस्ट थिंग है इसकी। ठीक है, तो ये आप इसको नोट करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे लिखा था क्या, क्लास टीचिंग या क्लासरूम टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट फॉर मेकिंग क्लास टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे इसका। कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तत्व है, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। और आज के ऑनलाइन इरा के समय आप लोग भी इसी चीज को पसंद करते हैं। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लेसन प्लान उतना इंपैक्टफुल नहीं है जब तक उसको अच्छे से डिलीवर न कर किया जाए या टीचर अच्छे से उसको एग्जीक्यूट न कर पाए। लेसन प्लान का मतलब होता है कि जो चीज पढ़ानी है उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से रखना, क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चीजें बताना है, और ये रिटन फॉर्म में होता है। पर्सनालिटी ऑफ ए टीचर, क्या पर्सनालिटी मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट है? नहीं। राइट आंसर होगा टीचिंग मेथड्स। जैसे आज के समय में जो टीचर आपको ऐसे मेथड जो आपको पसंद आते हैं, जिससे आप अच्छा सीखते हैं, समझते हैं, वो आपके लिए फेवरेट टीचर हो जाता है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क इन क्लास। आप कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहोगे? आप एक टीचर हो, आपसे सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चन है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन बच्चों से पूछना चाहोगे। देखिए, बहुत ध्यान से आंसर करिएगा आप सभी लोग।
एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज और वर्ड्स को ध्यान से समझ के, द वंस हु आंसर कैन बी गिवन बाय ऑल द स्टूडेंट्स, जिनके उत्तर यानी आप ऐसे प्रश्न पूछोगे जिनके उत्तर सभी छात्र द्वारा दिए जा सके, जो आसानी से सभी लोग दे देंगे। देखिए, अगर आप क्लास 9 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये तो नहीं क्वेश्चन करेंगे कि इंडिया की कैपिटल क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, इंडिया की करेंसी क्या है। ऐसे क्वेश्चन करने का भी कोई लॉजिक भी नहीं होगा। वो तब करते हैं जब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, यानी उसके बाद अगर कई क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो जब उसमें लिंक क्रिएट करना होता है। वो आगे हम आपको बताएंगे माइक्रो टीचिंग, जब आप लोग बीएड करेंगे या जो भी डिग्री डीएलएड या बीए बीएड बीएससी बीएड जो भी कोर्स करेंगे आप, तो वहां पर आप देखेंगे। तो पहला नहीं होगा, या द वन हुज आंसर्स कैन नॉट बी गिवन ऑल द स्टूडेंट्स, यानी आप ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछेंगे जिसका उत्तर कोई दे ही ना सके, इतना भी टफ आप नहीं पूछेंगे। फिर उसके बाद देखिए, जिनके उत्तर शायद किसी भी छात्र द्वारा नहीं दिए जा सकते हो, ऐसा भी नहीं करेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आप एक टीचर होने के नाते ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके उत्तर जो है, जिनके आंसर जो है टीचर स्टूडेंट सोचने के बाद दिया जा सके। यानी ऐसा ना हो रटा हो, कुछ आप ऐसी चीजें पूछेंगे जिससे कि वो सोचे, और टीचर को इसी चीज पे ज्यादा प्रमोट और इस पे फोकस रखना चाहिए कि उसका इवैल्यूएशन ऐसा हो कि वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो, सोचकर ही आंसर दें। ऐसा नहीं कि कोई रटी हुई चीज है, फैक्ट है, तुरंत बता दिया। उस पे सोचें, उस पे मनन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के स्क्रीन पे है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट रिफाइनमेंट एंड गुड मोरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में परिष्कार और अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि क्या पूछा गया है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। यह काम शिक्षक द्वारा किया जाता है, यह काम अच्छे अध्ययन के माध्यम से किया जाता है, परिष्करण और जो गुड मोरल वैल्यूज हैं वो पर्यावरण से अनुसरण होती हैं, या परिष्करण और अच्छे नैतिक मूल्य जो प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और गुड मोरल वैल्यूज जो है ये हमें पर्यावरण नहीं सिखाता है। गुड मोरल वैल्यूज जो है वो हमें टीचर सिखाते हैं। टीचर्स को हम फॉलो करते हैं, टीचर के चीज़ों को, टीचर हमारे लिए आइडियल हो जाता है जब क्लास में, तो वही हमारे अंदर और या वही डेवलप कर सकता है गुड मोरल वैल्यूज़, और उसकी मोरल वैल्यूज़ हाई होने से उसका इम्पैक्ट क्लासरूम में बैठे बच्चों या पढ़ने वाले बच्चों पर भी पड़ता है। एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक टर्म है जिसको रक्षा तंत्र कहते हैं। इसका मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई गलती की, तो आप उसको कितने टाइप से डिफेंस कर पाएंगे, ये भी आप एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत आसानी से बताने की कोशिश करूंगा। आप एक बार पढ़ सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट इन ए सबकॉन्शियस मैनर। सबकॉन्शियस मैनर का मतलब होता है विदाउट द ह्यूमन बीइंग अवेयर ऑफ इट्स एक्टिविटी। जो हमारा सोया हुआ मन है, यानी हमारे 3 टाइप के मन होते हैं, ऐसा आप आगे अभी पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉयड की थियरी में, जिसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। लेकिन जो सबकॉन्शियस हमारा माइंड जो पोर्शन है वो मैक्सिमम उसमें चीज़ें रखी रहती हैं। उसमें हमारी जो जितनी भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जितनी हमारी इच्छाएं हैं, जितने हमारे ख्वाब हैं, ये सब चीज़ें उसमें दबी हुई रहती हैं। अब यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई गलती की या किसी बच्चे ने कोई गलती की, तो उस गलती को अगर उसको ओवरकम करना है, अपने को डिफेंस करना है, तो वो क्या कर सकता है? पहले झूठ बोल सकता है कि मैंने किया ही नहीं है। दूसरा, किसी और पे आरोप लगा सकता है कि ये मैंने नहीं किया, ये उस पर्सन ने किया है। इसी तरीके से टोटल 7 से 8 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं कि वो खुद को कह देगा कि मुझे खुद नहीं पता है किसने किया है, तो ये झूठ बोलना हो जाता है। फिर उसमें ये हो सकता है कि उस बात को दबा दे, वो बोले कि मुझे पता ही नहीं है या मैं वहाँ था ही नहीं। बहुत ऐसे तरीके होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये कौन यूज करता है? मेंटली डल स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू यूज दिस क्वाइट ऑफन। क्या जो मेंटली सुस्त बच्चे हैं वो इसका यूज नहीं करते हैं? हालांकि ये सभी लोग प्रयोग करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म जो है, हर पर्सन, ऑल द स्टूडेंट्स यूज दिस मेथड। ये ऑल द स्टूडेंट लिखा है, लेकिन हर पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है कि अपने को कैसे बचाया जा सके। वही डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये एक मैंने इसलिए रखा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी जनरली आइडिया लगे। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके काम की चीज़ जब सेमेस्टर एग्जाम्स में ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होगी। आज की इस क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखा। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को एंजॉय किया होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने ढेर सारे प्रैक्टिस सेट को देखा है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आप जाकर उनको चेक करें, उनको देखें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन पहले ही करने को मिल जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।